हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के अतिलघुरात्मक प्रश्न के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं चैप्टर सेकंड की, वो है क्वेश्चन थर्ड। क्या कहती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? आपको एक घन दे रखा है जिसकी भुजा ए है। घन की भुजा कितनी है? ए। घन के केंद्र पर आवेश, घन के केंद्र पर आवेश Q दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम। दिस इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। क्लियर? और क्या निकालना है? घन के प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फाई जो है वो फाइंड आउट करना है, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्यूशन देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास में एक घन है और जिसकी भुजा आपको दे ही रखी है। भुजा कितनी दे रखी है? ए। ठीक है, तो ये जो है भुजा हो गई ए। इसके अंदर आवेश क्यों है? तो हमें पता है कि घन जो है वो 6 फलकों से मिलकर के बना है, 6 फलकों से मिलकर के बना है। और 6 फलकें बंद पृष्ठ का निर्माण करती हैं, और किसी बंद पृष्ठ में आवेश हो तो फिर गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो पहली बात, घन से निर्गत फ्लक्स, घन से निर्गत फ्लक्स अर्थात 6 फलकों से, अर्थात 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स, 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा? बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, संपूर्ण घन से कितना निकलेगा? किससे भाई? ये बात आई गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। क्लियर? अब प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स, प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स, बोलो जब 6 फलकों से कितना निकलता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फलक से कितना निकलेगा? एक नियम से, बराबर Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स आ गया है। लेकिन आपको सभी वैल्यूज गिवन है। बोलो क्या रखा जाए? क्योंकि वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम बटे में 6 गुणा में 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक, ये जो है वो हमारे पास में ये वैल्यूज पुट करने पर इससे पाले, लेकिन 10 की पावर का फैसला कर लें। -12 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 12 बनेंगे, और इसमें से हम लिख सकते हैं फाई बराबर 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात प्लस की 12 और बटे में 8.854 को हम किससे गुणा कर लें? 6 से गुणा कर लें। 8.854 किससे गुणा कर लें? 6 से। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6 गुणा 8.854। तो फाई इक्वल कितना रह गया? ऊपर 10 की पावर 6। ठीक है, अब आप गुणा करके इसको देख सकते हो कितनी आ जाएगी? 53.124, 53.124। अब फाई इक्वल 10 की पावर 100 को मैं सेपरेट कर लूं, अपॉन में 53.124 गुणा में 10 की पावर 4, क्योंकि 4 2 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 53.124 से 100 को हम विभाजित करें
तो ये वैल्यू हमारे पास 1.88 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर आएगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, ये इसका आंसर आ गया। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको एक घन दिया गया था जिसकी भुजा ए दी गई थी और उसके केंद्र पर आवेश Q अर्थात 1 माइक्रोकूलम रखा गया था। पूछा क्या गया था कि इस घन की प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन हम जानते थे कि गाउस का नियम जब हम लगाते हैं तो किसी बंद पृष्ठ से, और बंद पृष्ठ किससे बन रही है, घन की फलकों से, और फलक कितनी है घन के 6। देखो 1 2 3 4 5 बैक साइड और ये साइड 6। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि घन से निर्गत फ्लक्स या अर्थात 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो 6 का भाग दे दो इसमें, Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास में Q की एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यूज हैं कि नहीं है, इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नोट क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाला न्यूमेरिकल क्या है देखिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई गोला है और उस गोले के केंद्र पर आवेश Q है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास 6 है, बहुचयनात्मक का छठा प्रश्न है। और उस छठे प्रश्न में क्या कहा गया है देखिए, गोले के केंद्र पर आवेश का मान कितना है Q। ठीक, त्रिज्या R, त्रिज्या कितनी है R। अब यदि त्रिज्या को जो है वो आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। यदि त्रिज्या बराबर R/2 कर दी जाए, तब इस गोले से निकलने वाला फ्लक्स फाई क्या होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके पास में एक गोला है, उस गोले के केंद्र पर कितना आवेश है, उस गोले के केंद्र पर आवेश Q है। उस गोले की त्रिज्या कितनी है, उस गोले की त्रिज्या जो है हम R मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो हाफ कर दिया जाए तो फिर फ्लक्स क्या होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। अब देखिएगा सॉल्यूशन दे, लगता है आपको आइडिया क्या है कि ये गोला, ये उसकी त्रिज्या R, ये आवेश Q और त्रिज्या को फिर जो ना आधा कर दिया जाए। तो पहले तो इस स्थिति के अंदर निकलने वाला फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इसमें त्रिज्या का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो त्रिज्या चाहे आधी की जाए चाहे दुगनी की जाए, फ्लक्स जो है निर्गत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो फाई की वैल्यू कितनी हुई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आता है क्या लिखेंगे, आता है बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसलिए त्रिज्या आधी करने पर फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है,
त्रिज्या आदि करने पर फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका आएगा अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन 6 को भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए वो क्या है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास में कोई एकांक धनावेश है या एकांक आवेश है, और वो एकांक आवेश जो है वो वायु या निर्वात में स्थित है। तब उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये 7वां है। तो बहुशयात्मक 7वां प्रश्न क्या है? आपको दिया गया है एकांक आवेश, तो Q का मान 1 कूलम, पूछा गया है कि फ्लक्स फाई क्या होगा। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन करते हैं। हम ये कोई 1 कूलम आवेश ले लें, ये कोई पृष्ठ ले लें, और गाउस के नियम से फाई निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू 1 कूलम बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फाई की वैल्यू यहाँ एप्सिलॉन नॉट इनवर्स आ जाएगी। ये तो तुम्हारा विकल्प है, ये विकल्प जो है वो दे रखा है, ये तो सही है। लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां देखिए, दिस एम्प्लाइज फाई इक्वल 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। क्या किया मैंने 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 पाई से नीचे कर दिया। तो क्या आप जानते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो फाई इक्वल 4 पाई, तो ऐसा कैसा आ गया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दिया? की। तो यदि ये ऑप्शन होता तो आप इसको भी टिक आउट कर सकते थे, लेकिन आपकी बुक में जो है एप्सिलॉन नॉट इनवर्स दिया गया है, तो फिर आप इसको इस ऑप्शन पे टिक आउट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 7वां। इसको भी आप नोट कीजिए। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास में बहुचयनात्मक की है। देखिए वो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारे पास में 8th का 8वां बहुचयनात्मक। 8वें प्रश्न में आपको कोई 2 गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं A और B हैं, और उनके ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सेम है, समान है। उसमें पूछा गया है कि इनके जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं तो उनका अनुपात क्या हो। तो देखिएगा दिया है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं बुक से। देखिए क्या है। प्रथम गोले की त्रिज्या, प्रथम गोले की त्रिज्या कितनी है? A। द्वितीय गोले की त्रिज्या कितनी है? B। गिवन है। और क्या दे रखा है? दे रखा है पृष्ठ आवेश घनत्व। गोलों पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या दे रखा है? सिग्मा A और सिग्मा B बराबर सिग्मा। दोनों पे पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? वो सेम है। आपको इन गोलों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो निकालना है EA अनुपात EB। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं A और B हैं, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान समान है, सिग्मा A सिग्मा B के बराबर है, अर्थात सिग्मा ही है दोनों के ऊपर, और आपको EA अनुपात EB पूछा गया है। ठीक है, तो फिर हम ये देखें। गोले के सॉल्यूशन कर रहा हूं। गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या था? जनरल E बराबर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं बात करूं प्रथम और द्वितीय गोलों के लिए, तब तो प्रथम गोले के लिए, प्रथम गोले के लिए प्रथम गोले के लिए बहुत ही क्या लिखा जाए प्रथम गोले के लिए इसी फार्मूले का अनुसरण करेंगे, ई ए इक्वल सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा के बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये बात इस फॉर्मूले से पता लगी? ये जनरल फॉर्मूला था, लेकिन हमने इसको पहले गोले के लिए लगाया, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा के बराबर है। ये बात नंबर तुम्हारे पास में एक होगी। चलो बताओ मेरे को द्वितीय गोले के लिए क्या लिखा जाए? द्वितीय गोले के लिए क्या आएगा? ई बी। इसी तरीके से सिग्मा बी अपॉन में कितना कर दूं? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बी की वैल्यू किसके बराबर है? सिग्मा, अगेन सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। लेकिन 1 डिवाइड बाई 2 अनुपात निकालना है ना, तो ई ए अपॉन में कितना हो गया? ई बी। दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो कैंसिल हो गई तो बच क्या गया? 1। और ई ए अनुपात ई बी कितना हो गया? 1 अनुपात 1, 1/1 भी कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो राइट आंसर है या जो राइट ऑप्शन है वो होगा 1:1, 1 अनुपात 1। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो गोलों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, दोनों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, इनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। हमें पता है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। तो प्रथम गोले के लिए ई बराबर इतना, द्वितीय गोले के लिए इतना। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम ये निकाल सकते हैं। तो ये जो गोले आपको दे रखे हैं ये चालक गोले हैं। उन चालक गोलों के कारण जो है उनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। तो अब आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ये चालक गोलों के लिए बात है। अब हम एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। अगले वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्वेश्चन है 9। तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 2 गोले दे रखे हैं, एक की त्रिज्या ए है, दूसरे की त्रिज्या वही हमारे पास में बी है, लेकिन इस बार दोनों पर आवेश जो है वो समान है। तो फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 अति लघुरात्मक बहुसेनात्मक का है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम गोले की त्रिज्या, प्रथम गोले की त्रिज्या कितनी है? ए। द्वितीय गोले की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी? द्वितीय गोले की त्रिज्या बी, द्वितीय गोले की त्रिज्या बी। लेकिन चालक गोलों पर आवेश, उनके परस्पर जो आवेश है, चालक गोलों की पृष्ठ पर आवेश क्यू ए, दोनों पर ही सेम है, क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू। ठीक, तो अब क्या पूछा गया है? अब ये पूछा गया है कि जो है इनके पृष्ठ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अगेन ई ए अनुपात ई बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। सॉल्यूशन भाई कैसे करेंगे? किसी भी
चालक बोलेंगे पृष्ठ पर, या बोलेंगे पृष्ठ पर जो आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फार्मूला होता है E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं KQ अपॉन में R स्क्वायर, यदि R उसकी त्रिज्या हो। बताइए प्रथम गोले के लिए, प्रथम गोले के लिए इस फार्मूले को हम लागू कर दें। कैसे लागू करेंगे देखिएगा। प्रथम गोले के लिए कितनी है त्रिज्या? A है, तो फिर EA विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, K का K होगा QA अपॉन में पहले की त्रिज्या A स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। तो फिर द्वितीय गोले के लिए क्या लिखा जाए? EB। बताओ उस पर आवेश कितना है? QA है इस पे, और लेकिन QA की वैल्यू किसके बराबर है? Q के ही बराबर है। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? KQ अपॉन में A स्क्वायर। इन सिमिलर वे KQB अपॉन में कितना कर दिया जाए? B स्क्वायर, लेकिन QB की वैल्यू भी किसके बराबर है? QA के, Q के, तो KQ अपॉन में B स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों गोलों पर आवेश का मान सेम है, लेकिन त्रिज्याएं भिन्न होने के कारण इन गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया जाए? एक को भाग कर दिया जाए किससे? 2 से, क्योंकि अनुपात सही है। तो फिर EA अपॉन में EB इक्वल में KQ अपॉन में A स्क्वायर, अपॉन करेंगे तो फिर B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में KQ से KQ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फिर EA अपॉन EB, और ये वैल्यू हमारे पास में कितनी रह जाएगी? B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज EA अनुपात EB। बोलो क्या लिखूं? कितना अनुपात आ गया? अनुपात आ गया B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर। ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। इस पर आपको टिक आउट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो उनकी त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपात में होगा। देखिए E के संगत A स्क्वायर यहाँ जा रहा है, EB के संगत EB स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो फिर EA अनुपात EB बराबर B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये हो गया तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। इसका बहुचयनात्मक का नोट कीजिए इसको भी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये बहुचयनात्मक का 11वां प्रश्न है। बहुचयनात्मक का ये 11वां प्रश्न क्या कहता है देखिए। आपके पास में एक A भुजा का वर्ग है और उस वर्ग को क्षैतिज विद्युत क्षेत्र के साथ तल से 30 डिग्री कोण पर रखा गया। कितने डिग्री कोण पर रखा गया? 30 डिग्री कोण पर रखा गया। तो क्वेश्चन 11 दिया है। क्या दिया है? एक वर्ग की भुजा कितनी? A, भुजा A है, ठीक। और भुजा A है तो फिर जो है वर्ग का क्षेत्रफल S बराबर A स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता आपके पास में है E, इस वर्ग को रखा गया और कितने कोण पर रखा गया? तल के साथ कोण। वर्ग तल का विद्युत क्षेत्र के साथ कोण क्वेश्चन में दे रखी है बात, मैं इसको फाई मान लेता हूं, दैट इज 30 डिग्री। तो फिर निकालना क्या है? निकालना यह है कि इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा। वर्ग से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई क्या होगा? क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। कोई विद्युत क्षेत्र E है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी वर्गाकार
आकृति को या वर्ग को रखा गया है, एक वर्ग फ्रेम को रखा गया है और तल के साथ विद्युत क्षेत्र कितना कोण बनाता है 30 डिग्री। तो बताइए उस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, वर्ग से निर्गत फ्लक्स फाई याद करना है। लेकिन अब हम इसको एक फिगर से समझ लेते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपके पास में विद्युत क्षेत्र तो क्षैतिज है, तो ये विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E दर्शाया गया है, ठीक है E। और इसमें एक वर्ग रखा गया है, तो मैं एक वर्ग रख दूं, तो ये वर्ग मैंने रख दिया। ये वर्ग रखा, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र जो है वो तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन इसका जो तल है, किसका, वर्ग का तल, तो फिर मैं ये वर्ग के तल पर एक लाइन ले लूं और वर्ग का तल जो है वो इस विद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बनाता है, ये कोण बनाता है फाई इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को देखिए, ये जो आपके पास में सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये एक वर्ग है और ये जो है क्षैतिज क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये मैंने इस वर्ग के ऊपर लाइन खींची और ये लाइन जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है 30 डिग्री, और इसकी भुजा आपको दे रखी है, बताइए कितना दे रखी है A। लेकिन ये इस वर्ग का अभिलंब है, ये वर्ग का अभिलंब n कैप। लेकिन एक बात है, ये कोण जो है, जो हम फ्लक्स की परिभाषा लेते हैं और उसमें जो कोण होता है वो अभिलंब और किसके, विद्युत क्षेत्र के बीच कोण होता है। इसका मतलब हमें ये कोण थीटा चाहिए, न कि हमें फाई। तो फिर ये हमारे पास में जो है कोण कितना आएगा, तो फिर करते हैं हम सॉल्यूशन। फ्लक्स फाई बराबर E डॉट एस, एस क्या है, क्षेत्रफल, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा के लिए। अब आपको एस की वैल्यू तो दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर, तो फाई इक्वल ई ए स्क्वायर। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे लिखा जाए, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 90 माइनस 5, यहां मैं लिख देता हूं चूंकि थीटा बराबर 90 माइनस 5। यही चीज यहां पर समझने की है, ठीक। कैसे, ये जो कोण आता है E और S के बीच में, ये किसके साथ बनता है, ये बनता है अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच में। अब ये अभिलंब है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री हो गया। अब 90 में से मैं ये फाई घटा दूं तो फिर कोण थीटा बच गया कि नहीं बच गया। इसलिए फॉर्मूले के अंदर जब हम फाई इक्वल ई एस कोस थीटा करेंगे तो इस थीटा से हमारा मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। और ये थीटा क्या होता है, ये होता है उस क्षेत्रफल के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण, उस पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण। हमें फाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण। तो वो कोण थीटा हम कैसे निकालेंगे, अभिलंब पूरा कितने का है 90 डिग्री का, तो फाई उसमें से घटा दे। तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं फाई इक्वल ई ए स्क्वायर कोस 90 माइनस 30, फाई की वैल्यू दे रखी है आपको, दे रखी 30, और फाई इक्वल ई ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 1/2, तो फाई इक्वल ई ए स्क्वायर इंटू 1/2। इसलिए फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई ए स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यदि हम ये भूल कर लें कि ई एस कोस थीटा की जगह 30 रख देंगे तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि अगले ने अभिलंब के साथ तो कोण दिया ही नहीं। किसके साथ कोण दिया, तल के साथ, जबकि आपको किसके साथ कोण चाहिए, अभिलंब के साथ।
तो फिर हमें 90 में से ये तल के साथ वाला कोण क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जिससे कि अभिलंब के साथ वाला कोण आ जाए। बस यही यहाँ पर ये थोड़ी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए कि हम जो है 30 को नहीं लेकर के और 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री को लेंगे। तो ये 11th क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप नोट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके अतिलघुरात्मक बहुचयनात्मक जो प्रश्न है उनमें जो टिपिकल प्रॉब्लम्स थी वो मैंने यहाँ सोल्व कर ली है। बाकी तुम प्रैक्टिस करो और जो भी नहीं आता है उसको जो है आप टेक आउट करेंगे और फिर मेरे से संपर्क करके पूछेंगे। ठीक है।